हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडमा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार आप लोगों को भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। इसमें आप लोग सिविल सेवा, यह कोर्स मुख्यतः सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए है। यदि आप लोग एमपीपीएससी या एमपीपीएससी फॉरेस्ट के तैयारी कर रहे हैं, यदि अन्य या अन्य किसी अन्य राज्यों की सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, और यदि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है उसके लिए भी यह हमारा कोर्स फायदेमंद रहने वाला है। तो यदि आप सिविल सेवा के अभ्यर्थी हैं तो यह कोर्स अच्छे से देखें, ध्यान से देखें। आइए शुरू करते हैं हम लोग। आज हमें पढ़ना क्या है उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एडमा क्लासेज जो है तो एमपीपीएससी के लिए रोजाना हिंदी माध्यम में क्लासेस चलाता है, जिसको आप लोग सुबह 8 बजे से कर सकते हैं। 8 बजे सुबह मध्य प्रदेश से संबंधित समस्त जीके, भूगोल, यहाँ का इतिहास और साथ ही साथ करंट अफेयर्स से संबंधित रिलेटेड सभी चीज़ें कवर की जाती हैं। तो आप लोग सुबह 8 बजे मध्य प्रदेश का जीके जरूर करें। इसको देशांत सर पढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ आपको सुबह 9 बजे क्लास चलती है भूगोल सर की, भूगोल वाले सर की। तो भूगोल की क्लास भी आप लोग करिए। ये आपको मैप्स और ट्रिक्स के द्वारा पढ़ाएंगे भूगोल, तो उसको आप लोग करिए। फिर 10 बजे हमारी क्लास रहती है राज्य व्यवस्था की, जिसको आप लोग कर रहे हैं। और फिर शाम को 3 बजे की क्लास चलती है एप्टीट्यूड की। तो एप्टीट्यूड भी करिए, आप लोग तैयारी करिए, क्योंकि प्रीलिम्स को पास करने के लिए एप्टीट्यूड को क्वालिफाई भी करना आवश्यक होता है। तो एप्टीट्यूड की क्लास आप लोग कर सकते हैं शाम को 3 बजे से। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग जैसे कि जान रहे हैं कि हम लोग मौलिक अधिकार इस समय पढ़ रहे हैं, और मौलिक अधिकारों में हमने अब तक संवैधानिक उपचारों के अधिकार आर्टिकल 32 को पढ़ा था। आज हम लोग आर्टिकल 33, 34 और 35 को पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि मूल अधिकारों की आलोचना किन आधारों पर की गई है हमारे, और इन मूल अधिकारों का क्या महत्व है हमारे लिए। तो इन दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें कुल मिला के 7 मूल अधिकार दिए हुए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है उसको हटा दिया गया था, और इसको एक कानूनी अधिकार दे दिए गए, जो 300 आर्टिकल 300A में इसको रख दिया गया है। ठीक। तो वर्तमान में हमारे जो वर्तमान संविधान है उसमें 6 मौलिक अधिकार हैं, और ये कौन कौन से अधिकार हैं इसका नाम है आपको मालूम है, जैसे कि समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत और शिक्षा का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है इसको भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 14 से 18 तक है समता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19, 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 और 28 में है, 25 से 28 के बीच है। वहीं संस्कृत और शिक्षा का अधिकार देखा जाए तो अनुच्छेद 29 और 30 में है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है। तो ये आप लोगों के लिए बार बार रिवाइज इसलिए कर देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे, कि कम से कम इतना तो याद ही रहे कि कौन सा अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अब हम लोग आर्टिकल 32 तक पढ़ चुके थे, जिसमें संवैधानिक सुधारों का अधिकार दिया था, जिसमें आर्टिकल 32 में जो है तो 5 हमने देखा था कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार दिया गया था। अब हम लोग आर्टिकल 33 देखते हैं। आर्टिकल 33 क्या कहता है? इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपरांतरण करने की संसद की शक्ति है। यानी जो प्रदत्त अधिकार है उसको लागू करने के लिए, और उसको कैसे लागू होगा, कैसे कार्य करेगा, इससे संबंधित शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। तो संसद क्या करता है? विधि बनाता है। विधि बनाता है संसद। तो संसद विधि द्वारा अवधारण कर सकेगी कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से कोई सशस्त्र बलों के सदस्यों को, लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले, भार साधन करने वाले बलों के सदस्यों को, और असूचना या प्रतिसूचना के प्रयोजनों के लिए राज्य द्वारा स्थापित ब्यूरो या अन्य संगठन में नियोजित व्यक्तियों को, और साथ ही साथ खंड का और से ग तक, ये दो हैं, में निर्दिष्ट बलों, ब्यूरो, संगठनों और प्रयोजनों के लिए स्थापित दूर संचार प्रणाली में या उससे संबंधित नियोजित व्यक्तियों को लागू होने में किस विस्तार तक निर्बंधित या निराकृत किया जाए, जिससे उनके कर्तव्यों का उचित पालन और उसमें अनुशासन बना रहे। इन्हें संसद एक विधि बनाएगी, ताकि ये लोग ऐसा विधि बनाएगी कि सशस्त्र बल, चाहे लोक व्यवस्था बनाने वाले हो, या कोई सूचना या संगठन, ब्यूरो हो, सीबीआई जैसे, या कोई अन्य इनमें से हो जो दूरसंचार प्रणाली का, उनके लिए ऐसा विधि बनाएगा ताकि ये अपना कार्य समुचित तरीके से कर सके, इनके कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। तो ये कार्य करने का कार्य किसका है? संसद का। तो ध्यान रखिएगा, संसद हमेशा इन लोगों को
कार्य में बाधा न हो ऐसा कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा, ताकि ये लोग अनुशासित रूप से सुचारू रूप से कार्य प्रणाली अपना कर सके बिना किसी बाधा के। तो ये अनुच्छेद 33 कहता है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 34 क्या कहता है। अनुच्छेद 34 कहता है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के निर्बंधन में, यानी कि कहीं सेना आर्मी रूल कहते हैं ना, आर्मी रूल, आर्मी का शासन लगा हुआ है, सेना विधि प्रवृत्त है, तो ऐसा अगर कहीं है मार्शल लॉ जहां लगा हुआ है उस स्थान पर जो अधिकारों का निर्बंधन होता है उससे संबंधित आर्टिकल 34 बात करता है। देखते हैं क्या कहता है आर्टिकल 34। सॉरी, इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, यानी अब तक जो भी प्रावधान किए गए हैं उन सब के होने के बावजूद भी संसद विधि द्वारा संघ या किसी राज्य की सेवा में किसी व्यक्ति की या किसी अन्य व्यक्ति की किसी कोई कार्य के संबंध में क्षतिपूर्ति कर सकेगी जो उसने भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र में जहां सेना विधि प्रवृत्त है व्यवस्था बनाए रखने या पुनः स्थापन के संबंध में किया है, या ऐसे क्षेत्र में सेना विधि के अधीन पारित दंडादेश जिस दिए गए दंड अधिष्ठ समाहरण या किए गए अन्य कार्य को विधिमान्य कर सकेगी। यानी कि सेना के जो द्वारा कार्य किए जाते हैं जहां आर्मी रूल लगा हुआ है, यदि वह कोई मौलिक अधिकारों का हनन संबंधी कार्य भी कर देता है, कोई क्षतिपूर्ति कर भी देता है, तो उसमें भी उसको जो तो संरक्षण प्राप्त होगा। संसद जो तो उसको संरक्षण देती है, संसद विधि के द्वारा उसको संरक्षण देगी। तो यानी कि वहां पर यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है, ऐसा क्षेत्र कोई एरिया जहां मार्शल लॉ लगा हुआ है, मार्शल लॉ लगा हुआ है, और ऐसे क्षेत्र में यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है, मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो उसके लिए जो है तो वह डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेके नहीं जा सकता, या सुप्रीम कोर्ट उस मामले पर उसके खिलाफ कार्रवाई करने से मना कर सकती है आर्मी के लोगों के खिलाफ। तो संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि इन लोगों को अधिकार प्रदान करे ताकि यह जहां मार्शल लॉ लगा हुआ है वहां की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके। तो यहाँ पर आर्मी या सेना के लोगों को संरक्षण प्राप्त हुआ है विधि के द्वारा। संसद ऐसा विधिमान्य कर देती है, उनके कार्यों को क्या करेगी, ऐसे जो कार्य करते हैं जो हमारे मौलिक वहाँ के लोगों के यदि मौलिक अधिकारों का हनन भी करता है या उल्लंघन भी हो रहा है उनके मौलिक अधिकारों को, तो ऐसे कार्यों को भी, उनके दंड के कार्यों को भी जो तो संसद विधिमान्य करती है, यानी उसको वैलिडिटी देती है, उसको कानून के रूप में लाएगी। तो आर्टिकल 34 किस बात में है, सेना से संबंधित है, सेना के जहां मार्शल लॉ लगा है उस एरिया से संबंधित है, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 35 क्या कहता है, उसको समझने की। इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान, यानी हमारा जो भाग 3 है, भाग 3 में जितने भी मौलिक अधिकार हैं, आर्टिकल हमने देखा आर्टिकल 14 से लेके और आर्टिकल 30 तक हमने अधिकार देखे थे कौन कौन से दिए गए हैं। आर्टिकल 32 में हमने संवैधानिक उपचारों का अधिकार देखा था। तो ये जितने भी अधिकार हैं इसको प्रभावी करने के लिए आर्टिकल 35 को बनाया गया था। तो इस संविधान में किसी बात की होती है संसद को शक्ति होगी कि राज्य विधानमंडल को, संसद को शक्ति होगी ना कि राज्य विधानमंडल को। यहाँ साफ साफ कहा है कि राज्य विधानमंडल को मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई शक्ति नहीं है, ये शक्ति किसको है, केवल संसद को, कि किस प्रकार लागू होगा। तो जिन विषयों के लिए अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33 या 34 अधीन संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी उनमें से किसी के लिए, यानी इन अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 32 है, 33 है और 34, जिस प्रकार संसद चाहे उसी प्रकार कानून लागू होगा, उसी जो संसद विधि बनाएगा, उपबंध बनाएगा, उसी के अनुसार वह कानून कार्य करेगा। ऐसे कार्यों के लिए जो इस भाग के अधीन अपराध घोषित किए गए हैं दंड विहित करने के लिए विधि बनाएगा संसद, ठीक। और साथ ही साथ खंड का के उपबंध में निर्दिष्ट विषयों में से किसी भी संबंधित या उससे खंड के उपबंध में निर्दिष्ट किसी कार्य के लिए दंड का उपबंध करने की प्रवृत्ति विधि जो भारत के राज्य क्षेत्र में संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त थी, उसके निबंधन और अनुच्छेद 372 के अधीन उनमें से किए गए किन्हीं अनुकूल उपांतरण के अधीन रहते हुए भी प्रवृत्त करेगी, तब जब तक कि उसका संसद के द्वारा परिवर्तन या निरसन या संशोधन नहीं किया जा सकता। यानी कि जो पहले से संविधान हमारा जैसे लागू हुआ उसके ठीक पहले यदि कोई ऐसे कानून या नियम बने हुए हैं या अनुच्छेद 372 के तहत, तो वो लागू रहेंगे जब तक कि हमारी संसद जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती या उसको समाप्त नहीं कर सकती या संशोधन नहीं कर देती, तब तक वो कानून उसी प्रकार चलते रहेंगे जैसे बनाए गए हैं। तो ये आर्टिकल 35 हमारा था।
अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे जो संविधान है, मूल अधिकार दिए गए हैं संविधान में, उसकी आलोचना किन किन आधारों पर की गई हैं। तो इनकी एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इनको जो कहा गया है, इसकी व्यापक सीमाएं हैं। जो हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनमें बहुत सारी सीमाएं लगी हैं। कोई भी एब्सोल्यूट राइट नहीं है, कोई ऐसा भी अधिकार नहीं है जिसको आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हुआ है बिना किसी प्रतिबंध के, ऐसा नहीं है। ये अधिकार कई सारे प्रतिबंधों के साथ हैं, कई अपवाद दिए हैं, और इनको लिमिट करने के लिए कई सारी व्याख्याएं हमारे संविधान में दी हुई हैं। तो इसलिए इसको कहा गया है कि व्यापक सीमाएं हैं। और आलोचकों का कहना है कि संविधान एक तरफ तो मूल अधिकार प्रदान करता है, वहीं दूसरी तरफ ये मूल अधिकार उनसे छीन भी लेता है। तो इसलिए मूल अधिकारों को क्या कहा गया, बहुत सारी व्यापक इसमें सीमाएं हैं। दूसरा क्या कह रहा है, कोई सामाजिक और आर्थिक अधिकार नहीं है। आलोचकों का मानना है कि जो हमारे मौलिक अधिकार दिए हैं उसमें राजनीतिक मौलिक अधिकारों को बात ज्यादा की गई है। लोगों को जो अधिकार दिए है वो अधिकतर जो अधिकार है वो राजनीतिक अधिकारों के हैं। उसमें सामाजिक सुरक्षा का या काम का या रोजगार का, इस तरह का, विश्राम का, किसी प्रकार की सुविधाओं का ऐसा कोई अधिकार, सामाजिक अधिकार नहीं दिया गया है। न तो उनको जैसे आर्थिक अधिकार है, जैसे रोजगार का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार का जो लोकतांत्रिक देश में होना चाहिए था अधिकार, वो अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में शामिल नहीं किया गया है। तो जो समाजवादी विचारक हैं, समाजवादी चिंतन है, मार्क्सवादी चिंतन है, वो लोग उनका मानना है कि जो तुम्हारे इस संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं वो सामाजिक और आर्थिक अधिकार नहीं दिए गए हैं, केवल व्यक्तियों को राजनीतिक अधिकारों पर जोर दिया गया है। इसके अलावा वहीं देखें तो स्पष्टता का अभाव भी बताया गया है। स्पष्टता का अभाव किस व्यवस्था में, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें हैं, जैसे लोक व्यवस्था शब्द इस्तेमाल किया गया, या अल्पसंख्यक हम जैसे कहा कहीं ये डिफाइंड नहीं है संख्यक शब्द, या उचित प्रतिबंध लगा दिया गया। अब उचित प्रतिबंध ये जो तो संसद को बहुत सारी शक्तियां देता है, उचित प्रतिबंध शब्द हो गया, इसको भी डिफाइन नहीं किया गया है। साथ ही साथ सार्वजनिक हित के अंतर्गत इसका भी जो कभी व्यापक शब्द है ये सब, और इसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया, परिभाषित नहीं किया गया। तो इसलिए जो आलोचक है उनका कहना है कि इसको स्पष्टता का अभाव है, स्पष्टता नहीं है। और संविधान में ये जो अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, इनकी जो भाषा है ये क्लिष्ट है, ये आम आदमी को समझ से बाहर है, आम आदमी इसके लिए समझ नहीं पाता। इसलिए कभी कभी इसको जो तो वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। अब आपको याद रखना है कि कौन इसको वकीलों का स्वर्ग कहता है। जो हमारे मौलिक संविधान बना है, उसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसको वकीलों का स्वर्ग, वकीलों का, यानी हमारे संविधान बनाते समय जो जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया गया उसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, वकीलों के लिए स्वर्ग। इस शब्द का इस्तेमाल किसने किया है ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये किया है आइवर जेनिंग्स ने। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि यह कथन किससे संबंधित है, तो आपको याद रहना चाहिए वकीलों का स्वर्ग जो है तो शब्द किसके लिए किसने इस्तेमाल किया है, तो आइवर जेनिंग ने भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की आलोचना करते हुए वकीलों का स्वर्ग इस शब्द का इस्तेमाल किया है। अब और इसकी आलोचना किस आधार पर की जाती है, स्थायित्व का अभाव बताया जाता है। यह कहा जाता है कि जो हमारा संविधान है उसमें ऐसा नहीं है कि स्थायित्व है, ये नहीं है कि इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसमें संसद को काफ़ी शक्तियां दी हुई हैं कि संसद इन अधिकारों में कोई भी कटौती कर सकती है, कोई भी समाप्त कर सकती है अधिकार को। तो स्थायित्व तो नहीं दिया गया है कि ये अधिकार आपको अनलिमिटेड है, अब नहीं, जो मिल गए हैं वो अधिकार आपके कभी छीने नहीं जा सकते, ऐसा कोई भी नहीं। जैसे आपको मालूम है, हमने बताया था कि मूल जो संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार बचे हैं। तो जो संपत्ति का हमारा अधिकार था, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत, उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया और उसको अब केवल रख दिया गया है कि कानूनी अधिकार दे दिया गया है जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 300A में है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो हमारे मौलिक अधिकार है ये नहीं कि अनलिमिटेड अब वो हमको मिल गए हैं हमेशा के लिए। संसद जब चाहे जिस अधिकार को चाहे समाप्त कर सकती है, उसमें परिवर्तन कर सकती है। तो ये संसद के पास संविधान संशोधन के द्वारा इसमें कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसलिए कहा गया है इसमें स्थायित्व का अभाव है। इसके आलोचक जो हमेशा कहते हैं वो स्थायित्व का अभाव कहते हैं कोई जो मूल ढांचा का सिद्धांत हालांकि आया है, आपको मालूम होगा केशवानंद भारती मामले 1973 के तहत मूल ढांचे का सिद्धांत है। मूल ढांचा बस यदि हमारा नहीं, कोई मूल ढांचे पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है उस पर संविधान संशोधन करने से, तो ऐसा कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है संसद के द्वारा।
अब देखते हैं आपातकाल के दौरान इनका स्थगन की कर दिया जाता है। जैसा कि हमने पढ़ाया था आपातकाल की, जब मूल अधिकारों की जो विशेषता बता रहे थे उसमें बताया था कि आपातकाल के दौरान जो तो हमारे कुछ मौलिक अधिकार स्थगित हो जाते हैं। जैसे हमने क्या कहा था, जो आर्टिकल 19 होता है, अनुच्छेद 19, वो मौलिक अधिकार जैसे ही लगता है किस आधार पर, राष्ट्रीय मौलिक अधिकार, ठीक ना, नेशनल इमरजेंसी जब लगती है राष्ट्रीय मौलिक अधिकार, तो आर्टिकल 19 अपने आप स्थगित हो जाता है। साथ ही साथ अन्य जो हमारे मौलिक अधिकार हैं केवल 20 और 21 को छोड़ के, जिसको राष्ट्रपति नहीं भंग कर सकता है, उसको स्थगित नहीं कर सकता, बाकी जितने अधिकार हैं उसको राष्ट्रपति यदि चाहे, यदि राष्ट्रपति को लगता है कि इनको अधिकारों को स्थगित करना चाहिए तो राष्ट्रपति उनको स्थगित कर सकता है। ये ध्यान रखिए, कौन स्थगित करता है, राष्ट्रपति। यदि ऑप्शन में कभी सर्वोच्च न्यायालय दे गया, उच्चतम न्यायालय, तो वो गलत हो गया, संसद हो गया, नहीं, राष्ट्रपति जो है तो चाहे तो कानून जो है तो उसको अन्य प्रावधानों को, जो इतने मूल अधिकार है 20-21 को छोड़ के किसी को भी स्थगित कर सकती है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कहा गया है इसका जो उपचार है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है वो बहुत महंगा है, वो आम लोगों के लिए पहुंच से बाहर है। या आम लोगों को हालांकि अधिकार तो दे दिए गए, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, आप उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन हो गया, लेकिन ये आम लोगों के लिए इतना महंगा होता है, कानूनी प्रणाली इतनी महंगी होती है कि वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो इसलिए इसको कभी कभी कहा जाता है कि धनाढ़ लोगों के लिए बनाया गया है, धनाढ़ लोगों के लिए, यानी जो पैसे वाले हैं, जिनके पास धन है, संपदा है, वही लोग जो तो अपने अधिकारों के संरक्षण को, अपने अधिकारों की सुरक्षा कर पाते हैं। जो आम आदमी है, क्योंकि ये प्रणाली काफ़ी खर्चीली है, जो कानूनी वकील का खर्चा हो गया, ये इस तरह की जो कानूनी प्रणाली होती है उसके लिए काफ़ी खर्चीली होती है, तो आम आदमी उसमें नहीं जा सकता। जिसके पास धनाढ़ लोग हैं उनके लिए तो ये महंगा उपचार कहा गया। इनके आलोचक जो हैं हमारे मूल अधिकारों के, उन्होंने इसको महंगा उपचार बताया है। साथ ही साथ इसको निवारक निरोध ये देखा जाए तो हमारे जो संविधान में मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 22 दिया हुआ है, आर्टिकल 22, तो उसमें निवारक निरोध की बात की गई है, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखने की बात कही गई है। लेकिन यदि देखा जाए तो इसके आलोचक मानते हैं कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से ज़्यादा व्यक्ति को जो जितना निवारक निरोध दिया गया है, जो उसकी गिरफ्तारी के समय आरक्षण दिया जाता है, न्याय के द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है, उससे ज़्यादा यह निवारक निरोध राज्य को मनमानी शक्ति देता है कि वह व्यक्ति की स्वतंत्रता को जिस प्रकार चाहे उस प्रकार तय कर सकती है। तो ये जो तो राज्यों को ज़्यादा शक्ति दी गई है। इसीलिए कहा जाए, यह भी इनके आलोचकों को मानना है कि जो लोकतांत्रिक देश होते हैं, अधिकतर जो लोकतांत्रिक देश हैं, उसमें निवारक निरोध जैसा कानून नहीं दिया गया है, लेकिन भारत के संविधान में निवारक निरोध को जो तो दिया गया है, जो राज्य को मनमानी शक्ति देता है। इसी प्रकार और भी कहा जाता है कि प्रतिमानों का दर्शन का नहीं है, यानी जो प्रतिमान है, जो पॉलिटिकल थ्योरीज है, राजनीतिक दर्शन है, उसको जो तो इसमें बहुत ज़्यादा स्थान नहीं दिया गया है। और इसकी वजह से जो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय जो हमारे संविधानों की व्याख्या करते हैं, उनको कठिनाइयाँ होती हैं, क्योंकि जो मूल दर्शन होते हैं किसी संविधान को बनने के लिए, उसका प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। जो सामान्य नागरिकों के अधिकार होते हैं उसको सामान्य हित होते हैं, उसको ध्यान में रख के ये अधिकार बना दिया गया है। जो दर्शन होना चाहिए, जो थ्योरी होना चाहिए, विचार होना चाहिए, उन सबको शामिल नहीं किया गया है। और आइवा जेनिंग ने इसी को फिर से इसकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि मूल आलोचकों को जो तो प्रतिमान के दर्शन के आधार पर घोषित नहीं किया, जो मूल आलोचक नहीं, मूल अधिकार जो है हमारे, उसको जो तो प्रतिमान दर्शन के आधार पर घोषित नहीं किया गया है। और यही कारण है कि आलोचक इसको उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के मूल अधिकारों की व्याख्या में कठिनाई समझते हैं। यदि व्यापक दर्शन होता तो इनको ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं होती उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय को। तो इस आधार पे हमारे जो तो ये कई आधार हैं, जैसे व्यापक सीमाएं, कोई सामाजिक या आर्थिक आधार नहीं, तो ये जो हमने पढ़ा है ये उनके आधार है, जिस आधार पर संविधान के हमारे मौलिक अधिकारों के आलोचक जो तो समय समय पर इसकी आलोचना करते रहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं मूल अधिकारों का महत्व क्या है, मूल अधिकार क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये जो मौलिक अधिकार होते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करते हैं। पहला क्या होता है, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होती है उसको बनाए रखने में मदद करता है तांत्रिक, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारे संविधान, हमारे अधिकारों का कोई रक्षक है। साथ साथ ये लोगों के भौतिक और नैतिक सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि जब अधिकार दिए जाएंगे, लोगों को संरक्षण मिलेगा, तो उनको एक सुरक्षा की भावना उनके अंदर पैदा होगी कि हाँ हमें कुछ सुरक्षित। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भी प्रतीक है, क्योंकि इसमें कई सारी लिबर्टी जो दी गई है, कई
स्वतंत्रताएं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाती है, ताकि जो है तो लोगों को अपने को विकास करने को, अपने डेवलप करने के लिए पर्याप्त अवसर मिल जाते हैं। साथ ही साथ इसके आधार पे हम लोग देखते हैं कि एक कानून की स्थापना होती है, कानून का जो है तो एक विधि की स्थापना होती है, जो व्याख्याएं होती है, कानून जब बनता है तो उसमें मौलिक अधिकारों के आधार पे ही उनको ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। जैसा कि हमने देखा था अनुच्छेद 13 में कि यदि हमारे कोई भी कानून ऐसा बना दिया जाता है जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है, उनको नल और वाइड घोषित कर दिया जाता है, उनको अवैध घोषित कर दिया जाता है। तो ये मौलिक अधिकार जो है तो भारत के कानून को बनाने में भी मदद करते हैं। साथ ही साथ ये अल्पसंख्यक और समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं। जैसे हमने आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक देखा है कि उनको रिलीजन, धर्म के आधार पर आज सुरक्षा दी गई है। साथ ही साथ 29 में भाषा और संस्कृत के आधार पर उनको सुरक्षा दी गई है। तो ये जो तो अल्पसंख्यकों को और समाज के कमजोर वर्ग जो है उनको सुरक्षा, उनको हितों की संरक्षण करने का भी कार्य करते हैं। इसके अलावा ये धर्मनिरपेक्ष की भावना विकसित है। जैसे हमने आर्टिकल 25-26 में देखा है, ये धर्मनिरपेक्ष की भावना है। और ये शासन की पूर्णता पर नियंत्रण करते हैं, यानी शासन जो हो तो ऐसा नहीं है कि मनमाना शासन कोई भी सरकार कर सके, उसको पर नियंत्रण करने का कार्य ये मौलिक अधिकार करते हैं। साथ ही साथ ये सामाजिक और आर्थिक न्याय की भी, समानता की भी आधारशिला हैं। और ये व्यक्ति के सम्मान को, आर्टिकल 21 हम लोग देखते हैं कि लोगों के सम्मान को भी बनाए रखने में इसका काफी मदद करता है। तो इस तरह हमारे मौलिक अधिकार जो हैं इनका काफी महत्व है हमारे जीवन में, देश की कानून को, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो इसको हम इसीलिए हम इसको मौलिक अधिकार को पढ़ते हैं। और मौलिक अधिकारों से आपको हम लोग बता देते हैं कि कोई भी एग्जाम जो होता है इंडिया में, कितने भी कंपटीशन होते हैं, यदि वो जीएस पूछा जाता है, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। मौलिक अधिकार से 2 से 3 क्वेश्चन तो अवश्य ही आ जाते हैं। यदि 25 से 50 क्वेश्चन आने हैं तो 2 से 3 हम लोग देखते हैं कि अक्सर मौलिक अधिकारों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं किसी न किसी रूप में। तो धन्यवाद। हमारा ये जो मौलिक अधिकार का सीरीज चल रहा था संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, तो हमने आज मौलिक अधिकारों को खत्म कर दिया है। तो इसके, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर दिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही हमारे अगले लेक्चर्स अपलोड हों वो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आप लोग हमारे एडमा ग्रुप के सोशल मीडिया ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, जिसका सबका लिंक जो है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है। साथ ही साथ इसमें डेली क्विजेस होते हैं, तो उन क्विज को आप लोग सॉल्व करिए, क्योंकि क्विज आप सॉल्व करेंगे तो वो आपके कितनी आपकी तैयारी है वो पता चलेगा आपको। साथ ही साथ एक बेहतर तैयारी के साथ आप लोग प्रारंभिक परीक्षा को भी दे सकेंगे। ठीक, तो यहाँ पर एक्सपर्ट जो है तो विषय के विशेषज्ञ जो है तो उसको क्विज को बनाते हैं, तो ये क्विज आप लोग जरूर सॉल्व करिए। एक बार पुनः धन्यवाद, थैंक यू।